फ्रेंड्स, इस चैनल में आप सबका स्वागत। आज भारतीय शासन अधिनियम 1935 पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। भारतीयों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार से निरंतर सुधार और उत्तरदायी शासन की मांग की जा रही थी। 1919 के शासन अधिनियम इस मांग की पूर्ति नहीं कर सका। फलतः एक नए अधिनियम की मांग जोर पकड़ने लगी और इसमें सहयोग किया साइमन कमीशन ने, जिसने द्वैध शासन के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करते हुए उसे पूर्णतः असफल घोषित कर दिया। भारतीयों ने भी नेहरू रिपोर्ट के रूप में एक संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। गांधी जी भी निरंतर अत्याचारी कानून जैसे नमक कानूनों को सविनय अवज्ञा आनंद द्वारा तोड़कर पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे थे। 3 विभिन्न गोलमेज सम्मेलनों में जो 30, 31, 32 हुए थे, उन्होंने भी एक ऐसे अधिनियम की मांग का समर्थन किया था जो भारतीयों को स्वशासन प्रदान करे और उनकी मांग और आकांक्षाओं की पूर्ति करे, जिसके परिणाम स्वरूप 1933 में भारत में भावी सुधार योजना के संबंध में श्वेत पत्र जारी किया गया, जिसके आधार पर ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1935 में एक विधेयक पारित किया जो भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना गया। भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता इस प्रकार थी। नंबर 1, ये विस्तृत अभिलेख लेकिन नवीन प्रस्तावना का अभाव। यह अधिनियम एक विस्तृत और जटिल अभिलेख था जिसमें 351 अनुच्छेद और 15 अनुसूचियां थी। विपरीत हितों के समायोजन के प्रयास ने इसे जटिल और विस्तृत बना दिया। इसमें नई प्रस्तावना के स्थान पर 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही जोड़ा गया था, जिसमें स्पष्ट था कि भारत में उत्तरदायी शासन और स्वशासन प्रदान करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना था। नंबर 2, अखिल भारतीय संघ का प्रावधान। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता, इसके द्वारा ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नर क्षेत्र और देसी रियासत तीनों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जानी थी। लेकिन ये शर्त थी कि कुल देसी रियासतों की जनसंख्या की आधी जनसंख्या वाली रियासतें संघ में शामिल हों, तभी सम्राट इस प्रकार अखिल भारतीय संघ का प्रावधान करेगा। लेकिन ये शर्त पूरी नहीं हो सकी, जिसके कारण ये संघ प्रस्तावित होकर रह गया। नंबर 3, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था खत्म कर केंद्र में स्थापित कर दी गई, जिसके तहत संघीय सूची में वर्णित विषयों को 2 भागों में विभाजित किया, रक्षित और हस्तांतरित। रक्षित में सुरक्षा, विदेश मामले, धार्मिक मामले इत्यादि थे। इनके प्रबंधन गवर्नर जनरल और उसके 3 परामर्शदाता के सहयोग से किया जाना था और ये तीनों ही भारत सचिव और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे, केंद्रीय विधानसभा के प्रति नहीं। दूसरे हस्तांतरित विषय थे जिसमें वित्त, रेल, डाक और तार आदि महत्वपूर्ण थे। इनका प्रबंधन गवर्नर जनरल अपने मंत्रिमंडल के परामर्श और सहायता से करता था, जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते थे। लेकिन गवर्नर जनरल को वास्तविक रूप से इतनी निरंकुश शक्तियां प्राप्त थी और विधानमंडल की शक्तियां बहुत ही सीमित थी। नंबर 4 विशेषता इसमें शक्तियों का केंद्र और प्रांतों में बंटवारा। इस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था की विशेषता शक्तियों के विभाजन को अपनाया गया था। केंद्र की जितनी भी शक्ति और विषय थे उनको 4 सूची, केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियों के रूप में बांटा गया था। केंद्रीय सूची में 59 विषय थे। ये सब अखिल भारतीय महत्व के थे। केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार रखती थी, जैसे सुरक्षा, विदेश, वित्त, डाकतार, तीनों सेनाओं से संबंधित विषय। प्रांतीय सूची दूसरे नंबर की 54 विषय थे, स्थानीय महत्व के थे। प्रांतीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, पुलिस, भूराजस्व, कृषि, सिंचाई आदि इसमें विषय थे। समवर्ती सूची 36 विषय थे। केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र और स्थानीय दोनों के महत्व के थे। केंद्र और प्रांत दोनों को कानून बनाने का अधिकार था। दोनों कानूनों में विरोधाभास हो तो इस स्थिति में केंद्र का कानून सर्वोपरि था, मान्यता। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, श्रम, कल्याण जैसे विषय इसमें सम्मिलित थे। अब से शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थी
वह इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र या प्रांत को किसी को भी दे सकता था। संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद, जो ब्रिटेन स्थित थी, उसका अंत कर भारत सचिव के लिए 3 से 6 परामर्शदाताओं की व्यवस्था की गई, जिनसे परामर्श लेना इसकी इच्छा पर निर्भर था। नंबर 10, संघीय रेलवे बोर्ड और रिजर्व बैंक का प्रावधान। रेलवे प्रशासन हेतु गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त 7 सदस्यीय बोर्ड की स्थापना की गई। मुद्रा पर नियंत्रण रखने के लिए रिजर्व बैंक का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया। 11 लोक सेवा आयोगों का भी इसमें प्रावधान था। प्रत्येक प्रांत और प्रांतों के समूह के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था, जो लोक सेवकों की भर्ती का दायित्व निभाएगा। नंबर 12 है, गवर्नर जनरल और गवर्नर द्वारा शासन का ग्रहण। यदि किसी स्थिति में प्रांतों या केंद्र का शासन चलाना असंभव हो तो क्रम से गवर्नर और गवर्नर जनरल 6 माह के लिए आपात की घोषणा कर शासन अपने हाथ में ले सकते थे। 13, संरक्षण और आरक्षण का प्रावधान। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन अर्थात द्वैध शासन और प्रांतों में स्वायत्तता की व्यवस्था की गई, लेकिन साम्राज्य हितों की सुरक्षा के लिए गवर्नर्स और गवर्नर जनरल को शासन में हस्तक्षेप का जो व्यापक अधिकार प्रदान किया गया था। साथ ही अल्पसंख्यकों, देशी रियासतों और लोक सेवकों के हितों के संरक्षण के लिए गवर्नर जनरल को स्वविवेकीय शक्तियां भी दी गई थी। इस प्रकार इन प्रतिबंध और सीमाओं यानी संरक्षण और आरक्षण द्वारा वास्तविक स्वशासन को मर्यादित और सीमित किया गया था। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन। इस अधिनियम के भारत के हित में सुपरिणाम इस प्रकार थे। इस अधिनियम के द्वारा 11 प्रांतों में अप्रैल 1937 में चुनाव हुए, जिससे भारतीयों ने प्रांतों में शासन का एक व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। नंबर 2, जिन प्रांतों में मिलीजुली सरकारें बनी, उन्होंने सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास कर स्वस्थ परंपरा का शुभारंभ किया। नंबर 3, कांग्रेस शासित प्रांतों में रचनात्मक कार्य हुए। कृषि, शिक्षा, कुटीर उद्योग संबंधी स्वस्थ कानूनों का निर्माण हुआ। नंबर 4, भारतीयों द्वारा शासन का सफल एवं उत्तरदायित्वपूर्ण संचालन करने से स्वयं में एक आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। इसीलिए कुपलेंट इस अधिनियम को रचनात्मक राजनीतिक विचारों की महान सफलता कहता था। रचनात्मक राजनीतिक विचारों की महान सफलता। इन सुपरिणामों के साथ साथ भारतीयों ने इस अधिनियम की आलोचना की है। इस अधिनियम ने भी भारतीयों को निराश किया। उन्होंने कहा कि इस विराट संवैधानिक महल में सार तत्व कुछ भी नहीं था। इसीलिए नेहरू जी ने इसकी आलोचना करते हुए कहा था, यह अधिकारों का नहीं, दास्ता का घोषणा पत्र या चार्टर है। राजगोपालाचारी ने इस अधिनियम को द्वैध शासन से भी बुरा अधिनियम कहा था और अन्य इसमें कमियां थी, जिसके कारण भारतीयों की आकांक्षाओं को ये पूरा नहीं कर सका। नंबर 1, संघीय व्यवस्था दोषपूर्ण थी। ब्रिटिश प्रांतों को अनिवार्य और देसी रियासतों की इच्छा पर इसमें शामिल होना था, इसीलिए देसी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई और ये व्यवस्था केवल कागजी बन के रह गई। नंबर 2, गवर्नर और गवर्नर जनरल को निरंकुश शक्तियां प्राप्त थी। गवर्नर जनरल इस विधान को स्थगित कर सकता था, संघ को भंग कर सकता था, साम्राज्य हितों की रक्षा हेतु उसे विशेष उत्तरदायित्व स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त थी। नंबर 3, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना भी भारतीयों को कोई वास्तविक शक्ति प्रदान नहीं करा सका। नंबर 4, प्रांतीय स्वायत्तता सिद्धांत रूप में आकर्षक थी, लेकिन व्यावहारिक रूप में मंत्रिमंडल उतनी ही शक्तियों का उपभोग करते थे जितनी गवर्नर उन्हें प्रदान करता था, अर्थात वो गवर्नर की कृपा पर ही अपने कार्य कर सकते थे। नंबर 5, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करके फूट डालो राज करो की अपनी नीति को आगे बढ़ाया, जो भविष्य में भारत के लिए विभाजन के रूप में एक खतरनाक नीति साबित हुई। इस प्रकार दोस्तों, मैंने पहले भी 1935 के अधिनियम को डाला था, लेकिन उसकी क्लियरिटी नहीं होने के कारण मैं दोबारा इसको पोस्ट कर रहा हूं। आपको अच्छा लगे शेयर करना,
सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में जाके आप बेझिझक अपनी बातें कह सकते हैं। ये बहुत कंपटीशन में पूछा जाने वाला अधिनियम है। इसकी बारीकी से मैंने यहाँ एक एक विशेषता को कंपटीशन के हिसाब से और एकेडमिक दोनों के हिसाब से मैंने यहाँ इसका वर्णन किया है। आप इससे लाभान्वित हों ऐसी मैं आशा करता हूँ। थैंक यू।